चलो ठीक है, देखो इधर। हाँ, चलो देखो, हमने कल जो है एटॉमिक रेडियस देखा है। टोटल 4 टाइप की एटॉमिक रेडियस है। सबसे पहली जो एटॉमिक रेडियस है वो है कोवेलेंट रेडियस। देन बात की हमने आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस के बाद में हम बात करेंगे दैट इज वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस के बाद में मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस बाकी है ना? हाँ ठीक है, मेटालिक रेडियस की बात करेंगे आज। आपको बात समझ में आ गई कि कोवेलेंट रेडियस क्या होती है। कोवेलेंट रेडियस जब दो एटम होते हैं तो उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसका अगर हाफ कर दिए तो वो कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी। और कोवेलेंट रेडियस मैंने आपको बताया कि अगर सिमिलर एटम्स है तो ओवरलैपिंग कम होती है या ना के बराबर होती है, तो उस केस में जो रेडियस ऑफ एटम हो जाएगी वही कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी। ठीक है। हाँ, अगर दो डिसिमिलर एटम्स है तो डिसिमिलर एटम्स में क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। अब ओवरलैपिंग ज्यादा या कम होगी वो डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है उतनी ज्यादा न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो कितनी घटेगी, कितनी बढ़ेगी या वैल्यूज क्या होगी, तो उसके लिए दो फॉर्मूले थे। एक पहला था स्टीवन शॉ एंड दूसरा, ठीक है, मॉडर्न फॉर्मूला है दैट इज आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी और -7 इंटू का ए माइनस का बी का स्क्वायर। और जो रेडियस निकल के आती है बेटा वो पिकोमीटर में आती है, ये बात ध्यान में रखना। वहां पे जो है वो रेडियस निकल के जो आती है कोवेलेंट रेडियस वो पिकोमीटर में लेते हैं। अब पिकोमीटर में आ जाए, मीटर में तो कर सकते हो आप, या एंगस्ट्रॉन में भी उसका कर सकते हो आप। ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की है आयोनिक रेडियस में। आयोनिक रेडियस में मैंने आपको बताया था कि आयंस कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के रिमोल से या इलेक्ट्रॉन के गेन से। जब एटम्स कोई न्यूट्रल एटम बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो पॉजिटिव आयन बनाता है, उसे कहते हैं हम कैटायन। अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो नेगेटिव आयन बनाता है, उसे कहते हैं हम अनायन। तो कैटायन और अनायन सीन क्लियर था आपको। दूसरी बात मैंने बोला है कि कैटायन उसके पैरेंट एटम से छोटे होते हैं, अनायन उसके पैरेंट एटम से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। छोटे और बड़े की बात समझ में आ रही है ना, साइज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। और आयन की जो रेडियस होती है उसे कहते हैं हम दैट इज आयोनिक रेडाई। क्या बोलेंगे, आयोनिक रेडाई। और आयोनिक रेडाई पे मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। हमने देखा है कि कैटायन पर का चार्ज अगर बढ़ेगा तो कैटायन की साइज कम होगी, लेकिन वही अनायन पर का चार्ज अगर बढ़ेगा, कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, अगर वो नेगेटिव चार्ज बड़ा बेटे तो क्या हो जाएगा, अनायन की साइज बढ़ जाएगी। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में कौन साइड डिसाइड करता है, दैट इज एटॉमिक नंबर। Isoelectronic species are those species that contain same number of electron, which is called as the isoelectronic species. अगर isoelectronic species है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगी तो पुल ऑफ अट्रैक्शन जाएगा, तो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। एटॉमिक नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द एटम इन केस ऑफ द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये भी बात कर चुके हैं हम। और देखो आज के लेक्चर में पहले मुझे मेटालिक रेडियस बताने दीजिए कि मेटालिक रेडियस क्या होती है। तो आपको ये बात तो क्लियर है ना कि सिर्फ एटम की जो एटॉमिक रेडियस हो, चाहे वो मेटालिक रेडियस हो या आयोनिक रेडियस हो या कोवेलेंट रेडियस हो या वंडरवॉल हो जाए, क्या हो जाए, वंडरवॉल, सिर्फ वो बॉन्डेड स्टेट में ही डिफाइन होती है। वंडरवॉल क्या था, मैंने बोला आपको वंडरवॉल डिस्टेंस या वंडरवॉल रेडियस क्या थी बेटा, दिस आर द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम, बट दिस टू एडजेसेंट एटम बिलोंगिंग टू सेम मॉलिक्यूल और डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल, अलग अलग मॉलिक्यूल के होने चाहिए। अब वो अलग अलग मॉलिक्यूल बोले तो सेम भी हो सकते हैं, जैसे कि H2 हो जाए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो जाए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो जाए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो जाए, या फिर अलग भी हो सकते हैं, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का, उसे बोलते हैं हम दैट इज वंडरवॉल रेडियस। क्या बोलते हैं, वंडरवॉल रेडियस। और वंडरवॉल रेडियस जनरली 2 टाइम्स होती है कोवेलेंट रेडियस के, मतलब वंडरवॉल। और मैंने दूसरी इंपॉर्टेंट बात बोला था कि सिर्फ वो सॉलिड स्टेट में डिफाइन होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने नोट करके लिख दिया था बेटा आपको कि वंडरवॉल रेडियस सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में डिफाइन होगी, लिक्विड में और गैस में उसे डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि लिक्विड और गैस में वो लगातार डिस्टेंस वैरी करता रहेगा ना, इस वजह से वहां पे डिफाइन नहीं होगी। आज बात करेंगे मेटालिक रेडियस की, बाद में बात करने वाले आयोनाइजेशन एनर्जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी बता चुका हूं कि जब इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं तो एक एनर्जी से बंधे होते हैं, दैट एनर्जी इज अ बाइंडिंग एनर्जी, होती है ना बाइंडिंग एनर्जी। और जितनी बाइंडिंग एनर्जी से बड़े होते हैं, अगर उतनी एनर्जी अगर आप प्लस में दे दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के इन्फिनिटी में चला जाएगा। मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी भी बताया था आपको, एक्साइटेशन एनर्जी भी बताया था। इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जाने के लिए एक एनर्जी काम करती है, उसे बोला एक्साइटेशन एनर्जी। बट इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से
कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। वही आयोनाइजेशन एनर्जी को थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाला, थोड़ा नहीं पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अपन उसको, ठीक है। चलिए इधर देखिए, कई बार क्या होता है, बोलना चाहते हैं कुछ और हो जाता है कुछ। चलिए ठीक है, इधर अब बात करेंगे मेटालिक रेडियस की। मेटालिक रेडियस देखो आप बेटा, मेटालिक रेडियस क्या होता है, व्हाट इज मेटालिक रेडियस। अब ये जो मेटालिक रेडियस है, मेटालिक रेडियस हम किसे कहेंगे, व्हाट इज मेटालिक रेडियस। अब ये भी तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, अरे ये भी तो क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल। अब मेटल एक्चुअली मेटल के बीच का होता है या और किसी और के बीच का होता है, ये पहले समझ लीजिए। अब मेटालिक रेडियस को हम बताते हैं बेटा दैट इज आरएम से। किससे बताएंगे, आरएम। आरएम बोले तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। अब देखो होता क्या है, इधर देखिए, अगर मेरे पास में कोई मेटल है बेटा, कोई क्या है, मेटल है, अगर मैं इस मेटल से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, क्या निकाल लूं यहां से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इधर देखिए हमने यहां से निकाल दिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन समझता है ना आपको, जो वैलेंस शेल में होंगे, जो आउटर मोस्ट शेल में होंगे, उसे क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में जो स्पीसीज रह जाती है, दैट स्पीसीज, देखो आपको ये तो पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा मेटल के ऊपर। एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे एक पॉजिटिव आएगा, दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे दो पॉजिटिव चार्ज आएगा। हमने यहां से n इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या आ जाएगा, n पॉजिटिव। तो दैट इज आफ्टर द रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन द स्पीशीज इज लेफ्ट विच इज कॉल्ड एज दी, उसे कहते हैं बेटा कर्नेल। क्या बोलेंगे आप उसे, कर्नेल बोलेंगे। उसे क्या बोलते हैं, कर्नेल। आपको बात समझ में तो आ रही है ना, कि जब किसी मेटल में से हमने बेटा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में जो स्पीसीज रह जाती है उसे क्या कहते हैं हम, दैट इज कर्नेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्नेल। तो कोई भी मेटल हो बेटा, उसमें मेटल एटम नहीं होते हैं, मेटल कर्नेल होते हैं। क्या होते हैं, मेटल कर्नेल। किसी भी मेटल में कभी भी आपको मेटल एटम नजर नहीं आएंगे, दैट इज मेटल कर्नेल नजर आएंगे। अब मेटल कर्नेल पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, हमने क्या लिया बेटा, सोडियम लिया। अब सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। क्यों पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। अब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो सोडियम पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज प्लस एक इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या हो गया, सोडियम का कर्नेल। क्या हो जाएगा, सोडियम का कर्नेल। सिमिलरली हमने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बोलो कितना चार्ज आ जाएगा, दो पॉजिटिव चार्ज प्लस क्या मिलेगा आपको, टू इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटा, तीन इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम पे तीन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, थ्री इलेक्ट्रॉन। अरे समझ में तो आ रहा है ना आपसे। इधर देखो बेटा, इसी को हम कहते हैं कर्नेल। ये जो नजर आ रहे हैं ना, जैसे कि ये वाले जो है, इन्हीं को क्या कहते हैं, कर्नेल। तो किसी भी मेटल में, चाहे वो कोई भी मेटल हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे आप गोल्ड ले लीजिए, चाहे प्लेटिनम ले लीजिए, चाहे सोडियम ले लीजिए, तो उनके अंदर मेटल एटम नहीं होते बेटा, मेटालिक कर्नेल होते। अब मेटालिक कर्नेल पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब दो पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज क्या एकदम पास पास रहेंगे, क्या आपस में टच करेंगे, नहीं। एक बेटा मुनासिब फासला होगा दोनों के बीच में, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो रहेंगे। समझ में आ रही ना बात यहाँ पे। तो इधर देखो बेटा, तो मेटल के अंदर अगर मैं यहाँ पे कोई मेटल शीट रख दूं, यहाँ पे इधर देखो हमने क्या ले लिया, एक मेटालिक शीट ले लिया। क्या ले लिया, मेटालिक शीट। तो ये देखो, ये यहाँ पे एक मेटल कर्नेल होगा तो दूसरा मेटल कर्नेल यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे होगा, चौथा यहाँ पे होगा, ऐसे कुछ होगा ना। थोड़ा दोबारा से अच्छे से निकाल देता हूं। इधर देख लीजिए, यहाँ पे देखो बेटा, ये पहला मेटल कर्नेल है, ये दूसरा मेटल कर्नेल, ये तीसरा, इस तरीके से चौथा मेटल कर्नेल होगा। मतलब मेटल कर्नेल पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये देख लीजिए आप, ये पॉजिटिव चार्ज होगा ऐसे। उसके बाद में देखो यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा और बना देते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। चलिए बस काफी है आपको समझने के लिए। समझ में आ रही है ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हो गए, इन्हें कहते हैं मेटालिक कर्नेल। क्या बोलते हैं, मेटालिक कर्नेल। अब सवाल जो है, ये मेटालिक कर्नेल है या मेटल कर्नेल है, इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब सवाल है कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे फिर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये मेटल कर्नेल के बीच में लगातार फ्लो होते हैं। लगातार क्या होते हैं, फ्लो होते हैं या लगातार मूव करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। इस तरीके से लगातार क्या करेंगे, मूव करेंगे। मेटल कर्नेल कभी भी मूव नहीं करेगा। मूव कौन करेगा,
सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ये बात ध्यान में रखना आपने। सो इलेक्ट्रॉन जो है ये सिर्फ मूवेबल है, और जो मेटल कर्नेल है बेटा, वो मेटल कर्नेल क्या है, उनकी जो पोजीशन है वो फिक्स है। उनकी पोजीशंस क्या है, वो फिक्स है, वो मूव नहीं करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। सिर्फ मूव कौन करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो मैं लिख दूं यहां पे कि दैट इलेक्ट्रॉन इज अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। कौन सी इलेक्ट्रॉन, दैट इज मूविंग इलेक्ट्रॉन। जैसे आपको पता है कि जो गुलाब जामुन बेटा चाशनी में रखते हैं, वैसे कुछ सीन होता है, जो रेड रेड पोर्शंस होता है, हाँ ठीक है, इधर देख लीजिए। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वो मान लीजिए जामुन है, और जो चाशनी है बेटा वो क्या है, दैट इज मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबको समझ में आ रहा है, इसे बोलते हैं मेटल्स। तो मेटल क्या होते हैं, पहले ये समझ लीजिए कि मेटल्स के अंदर मेटल एटम की बजाय मेटल कर्नेल्स होते हैं, और उनके बीच में बेटा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है। ऐसे नहीं कि ऐसे सीन नहीं होगा कि दो मेटल एटम्स इस तरीके से क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन वो ऐसे नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बेटा होते हैं। वो होते हैं कि नहीं होते, आपने वो तो सुना होगा ना, सुना है कि नहीं सुना है, मुनासिब फासला रखिए वरना ज्यादा नजदीकियों में भी घुटन होती है। सुना है कि नहीं सुना है? चलिए इधर देख लीजिए, ये ऐसे कुछ होता है बेटा। समझ में आया ना? चलिए ठीक है, एक बार बोल दिया आपको। हाँ चलिए, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है बेटा। सो इसे कहते हैं हम, दैट इज, इसे कहते हैं मेटल कर्नेल, मेटल कर्नेल। अब आगे सुन लीजिए, इस मेटल कर्नेल के बीच में, ये मेरे पास में पहला मेटल कर्नेल है, चलिए ठीक है, ये हमारे पास में दूसरा मेटल कर्नेल है। इसके ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इन दोनों के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, ये वाला होगा। इधर देखिए आप, इनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा बेटा, ये होगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, होगा या नहीं होगा, होगा। और इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, दैट इज डी एम एम, डी एम एम। ये पहला मेटल कर्नेल, ये दूसरा मेटल कर्नेल, इनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे, डी एम एम। और इस डी एम एम का अगर आपने हाफ कर दिया तो ये क्या आ जाएगी, दैट इज मेटालिक रेडियस। क्या हो जाएगी, मेटालिक रेडियस। बस इतनी सिंपल बात है मेटालिक रेडियस की। सिर्फ आपको क्या समझना है कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है किसके बीच का, दो मेटालिक कर्नेल के बीच का, अगर उसका आपने हाफ कर दिया तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, मेटालिक रेडियस। अब सवाल यह है कि मेटालिक रेडियस किस में होगी, मेटल में होगी, नॉन मेटल में होगी, या फिर मेटल नॉन मेटल में होगी, मेटल्स मेटल में होगी। अरे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है ये किसके बीच का होता है, मेटल मेटल के बीच का। तो मेटल मेटल के बीच का जो हो जाएगा, उसमें मतलब हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं बेटा कि मेटालिक रेडियस मेटल में पाई जाती है, जैसे कोवैलेंट रेडियस नॉन मेटल में होती है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन नॉन मेटल है, क्लोरीन क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। जनरली सिमिलर एटम तो लिया था ना, सिमिलर एटम्स, जैसे कि आपने हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ले लिया, तो वो जो होती है वो नॉन मेटल में होती है कोवैलेंट रेडियस, और आयनिक रेडियस आयनिक कंपाउंड में होती है। एक मेटल होता है, दूसरा क्या होता है, नॉन मेटल होता है। ये भी मैं बता चुका हूं आपको कि मेटल हम किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें कहते हैं मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नॉन मेटल। तो क्या तीनों को एक साथ बता दिया जाए आपको? इधर देखो बेटा, ये हो गई मेटालिक रेडियस, ये मेटालिक रेडियस। अब ये दोनों भी क्या है बेटा, मेटल कर्नेल है। ये क्या है, मेटल कर्नेल। मतलब मेटालिक रेडियस जो है वो किस में पाई जाएगी, मेटल में पाई जाएगी। सही है ना? हाँ, इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, ये मेरे पास में ये जो रेडियस होगी, बताइए जरा आप, ये कौन सी रेडियस है, जरा बताइए मुझे, ये कौन सी रेडियस? दिस आर द कोवैलेंट रेडियस। आपको समझ में आ रहा है ना कि ये डिस्टेंस है कोवैलेंट डिस्टेंस, और ये जो रेडियस हो जाएगी, ये जो इसका जो हाफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, आरसी के बराबर हो जाएगा, दैट इज कोवैलेंट रेडियस। कौन सी रेडियस, कोवैलेंट रेडियस। अब ये क्या है, नॉन मेटल है, ये भी क्या है, नॉन मेटल है। तो ये बात दिमाग में रहेगी कि यहाँ पे दोनों भी जो एटम्स है बेटा वो क्या है, नॉन मेटल है। जिस तरीके से हमने बोला कि मेटालिक रेडियस मेटालिक कंपाउंड में होगी, मतलब मेटल्स में होगी, दोनों भी जो मेटालिक ये जो एटम्स है या आयंस है ये क्या रहेंगे बेटा, मेटालिक कर्नेल रहेंगे। क्या रहेंगे, मेटालिक कर्नेल, मतलब ये मेटल्स है। कोवैलेंट कंपाउंड में अगर हम बात करेंगे तो जनरली सिमिलर साइज के होते हैं, ज्यादा गैप नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक का गैप अगर आ जाए तो वो बात अलग है कि वो ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है, साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आज बताऊंगा ना कि कौन कौन से और भी फैक्टर है जो एटॉमिक साइज पे अफेक्ट करते हैं। बाद में शुरू करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इधर देख लीजिए, तो आपको बात समझ में आ रही है। कोवैलेंट रेडियस फाउंड होती है किसमें बेटा, नॉन मेटल्स में, और मेटालिक रेडियस फाउंड होती है किसमें,
दैट इज मेटल्स में। हाँ, अगर हम बात करें आयोनिक रेडियस की, तो आयोनिक रेडियस फाइंड होती है आयंस में। तो आयंस में दोनों भी आयन सेम होते हैं क्या? नहीं, एक होता है पॉजिटिव आयन, एक होता है निगेटिव आयन। और जो पॉजिटिव आयन होता है वो मेटल का होता है, जो निगेटिव आयन होता है वो नॉन मेटल का होता है। और एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, सही है ना? ऐसे तो होता है। इधर देख लीजिए, अगर मैं इसे कह दूं ये Na है, तो ये Na प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? Cl माइनस। इनके बीच का जो, इन दो आयन के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसका अगर हाफ कर देंगे तो आयोनिक रेडियस हो जाएगी। तो आयोनिक रेडियस में ये देखो, ये क्या है? मेटल है, ये क्या है? नॉन मेटल है। तो ये किसके बीच में होगा? फिर समझ में आ रहा है? ये होगा बेटा किसके बीच में? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो सबको समझ में आ रहा है कि मेटल्स नॉन मेटल में होगा आयोनिक बॉन्ड, और नॉन मेटल में होगा कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब कोवैलेंट रेडियस, और मेटल में होगा बेटा दैट इज मेटालिक बॉन्ड। बोले तो क्या हो जाएगा? मेटालिक बॉन्ड बोले तो मेटालिक रेडियस। बॉन्ड मतलब मेटालिक रेडियस नहीं, हम बता रहे हैं कि मेटालिक, मेटल्स मेटल में जो डिस्टेंस होगा वो होगा डी मेटालिक। तो मेटालिक जो बॉन्ड होता है वो सिर्फ मेटल में होता है, आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो मेटल नॉन मेटल में होता है। सोडियम क्या है? मेटल है। मेटल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया इसने। और Cl को हम नॉन मेटल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिया है। तो नॉन मेटल मेटल में, मेटल नॉन मेटल में होता है बॉन्ड। और ये जो आयोनिक रेडियस होती है, ये ऐसे लिख सकते हैं इस केस में हम, दैट इज आर आयोनिक, विच इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? बोलो, दैट इज द आर प्लस प्लस आर माइनस। मतलब यहां पे हमने सोडियम लिया था, तो दैट इज सोडियम की रेडियस प्लस क्लोरीन की रेडियस, और इसको डिवाइड कर दिया हमने 2 से, तो यहां से निकल के क्या आ जाएगी? दैट इज आर आयोनिक। क्या आ जाएगी यहां से? आर आयोनिक। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मेटल में जो बॉन्ड होता है वो मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड होता क्या है? इधर देखिए आप, ये जो मेटालिक कर्नेल है ये पॉजिटिव है, और उसके इर्द गिर्द जो है आजू बाजू कौन फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो अब मुझे बताइए, इस इलेक्ट्रॉन में और इस मेटालिक कर्नेल में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अरे क्या होगा? इन दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? मेटल, ये देखो यहां पे मेटल कर्नेल में और मूविंग इलेक्ट्रॉन में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं बेटा मेटालिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसे? मेटालिक बॉन्ड। दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे आप? बोलो जरा एक बार, दैट इज मेटालिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसे? मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं उसे। उसे क्या बोलेंगे? मेटालिक बॉन्ड। अब ये भी तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जो कोई भी पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मेटल कर्नेल में और मूविंग इलेक्ट्रॉन में, इसलिए इसे, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्या, अब मुझे एक बात बताइए, क्या आयोनिक जो बॉन्ड है या आयोनिक जो कंपाउंड्स है, इसमें भी तो पॉजिटिव निगेटिव में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? अरे आयोनिक जो बॉन्ड है, आयोनिक जो कंपाउंड है, उसमें भी तो देखो पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन है, तो ये भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना। अरे ये भी तो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इधर देखो बेटा, कल के लेक्चर में बताया आपको, ये Na प्लस है, ये क्या है बेटा? Cl माइनस। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये एक पॉजिटिव निगेटिव के बीच में है, इसलिए इसे भी क्या बोलेंगे? बोलो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबको समझ में आ रहा है? लेकिन इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसे? आयोनिक बॉन्ड। तो आपको बात समझ में आ रही है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच में हो तो मेटालिक बॉन्ड, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटल और नॉन मेटल के बीच में हो तो आयोनिक बॉन्ड। आज सबको समझ में? आयोनिक बॉन्ड में और मेटालिक बॉन्ड में क्या अंतर है? सबको समझ में आ रहा है? दोनों भी पॉजिटिव और निगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन मेटल में बेटा, मेटल कर्नेल में और मूवेबल इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड। और मेटल और नॉन मेटल अट्रैक्शन है, उसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसे? आयोनिक बॉन्ड। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? देखो एक साथ बेटा तीनों आपको एक साथ बता दिया है कि मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा,
और आपको यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड क्या होगा ये भी बता रहा हूं। थोड़ा और डिटेल में हम उसे दैट इज केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, ज्यादा से ज्यादा एक वीक का वेट करना पड़ेगा। बाद में बात करेंगे हम किसकी बात करने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। अब साइज सबको समझ में आ गई। एटॉमिक साइज क्या होती है, जिसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी उसकी साइज ज्यादा होगी, जिसकी एटॉमिक रेडियस कम होगी उसकी साइज कम होगी। अब कौन कौन से फैक्टर है जो साइज के ऊपर अफेक्ट करते हैं, हमने देखा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, शील्डिंग है, एन है, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगी, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगी। और उसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर है हम बात करने वाले हैं। इधर देखो बेटा, अब बात करेंगे, थोड़ा और ज्यादा बता देता हूं कि कौन कौन से फैक्टर है जो साइज ऑफ एटम पे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सो दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग दी साइज ऑफ एटम, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज बोल दीजिए या एटॉमिक रेडियस बोल दीजिए। तो यहां पे देखो, सबसे पहला जो फैक्टर था मैंने आपको बताया था, सबसे पहला जो है वो जेड इफेक्टिव है। क्या हो जाएगा बेटा, जेड इफेक्टिव। तो बोलो मैंने क्या बोला था आपको, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी। अब बस समझना है आपको, लिखने में कई बार क्या होता है, कई बार हमें कोई चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस समझने की जरूरत होती है। अब मैं लिख दूं क्या यहाँ पे, इंक्रीजेस, नहीं ना, इसका मतलब तो समझ में आ रहा है ना, ऊपर जा रहा है मतलब बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसी में अगर हम बात करें किसकी रे, बोलो बेटा, शील्डिंग की। किसकी बात करेंगे, शील्डिंग। शील्डिंग तो समझता है ना आपको, दैट इज सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, उसे बोलते हैं शील्डिंग। शील्डिंग बढ़ेगा तो साइज बढ़ जाएगी, साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मैंने आपको बोला था कि एस इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग ज्यादा होता है पी से, पी का ज्यादा होता है डी से, डी का ज्यादा होता है एफ से। मतलब पुअर शील्डिंग जो इफेक्ट होगा वो एफ का होगा। अगर किसी एलिमेंट के, जैसे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट में n-2f में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, n-2f में जाते हैं ना, मतलब अगर n की वैल्यू 6 है तो 4f में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो 4f अगर भरा जाएगा तो 4f का शील्डिंग कम होगा कि स्ट्रांग होगा बेटा, पुअर होगा शील्डिंग इफेक्ट। मतलब वो ज्यादा साइज को बढ़ा सकता है क्या, नहीं। लेकिन अगर f ब्लॉक एलिमेंट में जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो लगातार बढ़ेगा, तो साइज क्या हो जाएगी, लगातार उस ग्रुप में घटेगी। जैसे कि लैंथेनम के बाद के जो एलिमेंट्स है उसमें बेटा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जाने के बाद अंदर वाली शेल भरना शुरू हो जाती है, 4f1, 4f2, 4f3, 4f14 तक के। और 4f का जो शील्डिंग है वो क्या होता है, वीक होता है। इस वजह से साइज ज्यादा बढ़ेगी क्या, नहीं। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है ना, देखो ना 57 लैंथेनम के बाद के सारे एलिमेंट लैंथेनाइड कहलाते हैं, सेरियम टू लुटेटियम। तो 58, 59, 71 तक के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, तो साइज क्या हो जाएगी, लगातार घटेगी। तो लैंथेनाइड में जो साइज घटती है ना फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेटियम, उसे बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। क्या बोलते हैं उसे, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिक्रीज होना। लैंथेनाइड में साइज घटेगी। देखो मैं अभी बता सकता था आपको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है करके, उसके कौन कौन से इफेक्ट है, लेकिन बेटा +2 में है, वो डिटेल में है +2 में। फिर अभी भी बताओ, बाद में भी और बताओ। तो जितनी भी अभी टेस्ट होगी या फिर बेटा जो भी डीपीपी दी जाएगी उसमें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहेगा। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में पढ़ाने वाला हूं। बिल्कुल जैसे +2 का आएगा डी ब्लॉक एफ ब्लॉक, तो बिल्कुल उसमें डिटेल में आने वाला है। सिर्फ इतना समझ लीजिए आप कि जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज घटती है, और अगर शील्डिंग अगर बढ़ा, दैट इज सिग्मा अगर बढ़ा बेटा, तो साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है या घट जाती है, बढ़ जाती है। ये भी आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए, नेक्स्ट बोला था आपको, दैट इज नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल बेटा एन बढ़ेगा, बोलो दैट इज नंबर ऑफ शेल, बोलो नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल बोले तो एन, नंबर ऑफ शेल बोले तो एन, और नंबर ऑफ शेल बोले तो एन। अगर ये बढ़ा बेटा, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो बेटा साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब नंबर ऑफ शेल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स है उनकी रेडियस छोटी होगी सेकंड पीरियड से, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है वो छोटे हो गए थर्ड पीरियड से। अरे सही है ना, इसलिए तो बताया था ना आपको, क्या बताया था मैंने कि लिथियम बेटा छोटा होता है किससे, सोडियम से, सोडियम छोटा होता है दैट इज पोटेशियम से, पोटेशियम छोटा होता है रुबिडियम से, रुबिडियम छोटा होता है सीजियम से। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यही तो बताया था मैंने आपको कि जब आप ग्रुप में मूव करेंगे तो नंबर ऑफ एन की वैल्यू बढ़ेगी जब ऊपर से नीचे आएगी बेटा। लेकिन ये हर बार ट्रू नहीं है, हर बार ट्रू है क्या, नहीं है।
देखो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि अगर n की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगी, साइज ऑलवेज नहीं बढ़ेगी, जनरली बढ़ेगी। समझ में आ गई बात। लेकिन ये बात ध्यान में रख लीजिए कि n बढ़ागा तो साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब एक बात और बता देता हूं यहां पे, ऑन मूविंग ग्रुप, ऑन मूविंग ग्रुप, ऑन मूविंग ग्रुप, अगर आप ग्रुप में मूव कर जाते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, अगर ग्रुप में आप क्या कर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, बोलो ऑलवेज लिख दूं यहां पे या जनरली लिख दूं? जनरली इंक्रीजेस। जनरली का मतलब ये होता है बेटा, दे मे हैव लॉट्स ऑफ एक्सेप्शन, उसका मतलब है कि उसमें कुछ एक्सेप्शन है। समझ में आ रही है ना बात? जनरली बोल दिया तो बेटा इसका मतलब है कि उसमें कुछ एक्सेप्शन है। हाँ, अगर इंक्रीज और डिक्रीज अगर लिख दिया डायरेक्टली तो इसका मतलब है कि कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो ऑलवेज हो जाता है, ऑलवेज वाला सीन हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखना कि जैसे ही हम ऊपर से नीचे आएंगे बेटा, साइज जो है वो जनरली बढ़ेगी, क्या हो जाएगी, जनरली इंक्रीजेस। जनरली क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीजेस। चलिए मैं लिख ही देता हूं यहां पे, जनरली क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीजेस। जनरली क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस। इधर देखो आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहां पे देखिए बेटा आप, हमने बोला कि लिथियम चलिए सेकंड ग्रुप का देख लेते, ये तो पता है आपको। चलिए आपको अच्छे से पता है कि बेरिलियम छोटा होता है किससे बेटा, मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम छोटा होता है कैल्शियम से, कैल्शियम छोटा होता है स्ट्रोंशियम से, स्ट्रोंशियम छोटा होता है बैरियम से, किससे, बैरियम से। लेकिन ये जो सीन है ये कहां पे लागू नहीं होता, 13 ग्रुप पे लागू नहीं होता। 13 ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में कोई डाउट, यहां पे कोई चेंज नहीं। फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में ऊपर से नीचे आने में साइज लगातार बढ़ेगी। लेकिन वही अगर आप 13 ग्रुप में चले गए, कौन से ग्रुप में चले गए, 13 ग्रुप में, तो आपको पता है कि बोरॉन जो है, बोरॉन छोटा होता है एल्यूमिनियम से, और एल्यूमिनियम जो है ये बड़ा होता है गैलियम से। सही है ना? बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं? क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा किस में जाते हैं, 2p में जाते हैं, 2p6 में जाते हैं, बाद में 3s2 में, 3s2 इसमें 2p6 3p1 और 3s2 में जाते हैं। मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन 2p में जाएंगे, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, d ऑर्बिटल में, 3d में जाते हैं ना। अरे गैलियम एटॉमिक नंबर 31, लेकिन इससे पहले d सबशेल पूरी भरी जाएगी ना, तो d सबशेल का शील्डिंग क्या होता है, इस वजह से इसकी साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आ गई ना बात यहाँ पे? मतलब ये ज्यादा शील्ड नहीं करना पड़ता है, ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, लेकिन इससे बड़ा कौन होगा बेटा, इंडियम से बड़ा कौन होगा, थैलियम होगा। क्या हो जाएगा, थैलियम। समझ में आ रही है बात यहाँ पे? हाँ, अगर आप थर्ड पीरियड के एलिमेंट में जाते हैं, ये बेटा ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है बेटा, बोलो, ये ग्रुप है थर्ड ए, 13 ग्रुप है ना। अरे इसी को तो क्या कहते हैं हम, 13 ग्रुप कहते हैं बेटा। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए, ये कौन सा ग्रुप है, 13 ग्रुप है। ये वाला जो ग्रुप है बेटा ये 13 ग्रुप है। हाँ, अगर आप थर्ड ग्रुप में जाते हो, थर्ड ग्रुप मतलब थर्ड बी में, इधर देख लो आप, थर्ड बी बोले तो समझ में आ रहा है ना। बोलो थर्ड बी का पहला एलिमेंट कौन सा है, स्कैंडियम है। अरे कौन सा है, स्कैंडियम। स्कैंडियम के नीचे कौन होता है, बोलो क्या, स्कैंडियम के नीचे बोलो ना क्या था, इट्रियम। क्या था, इट्रियम। सही है ना? फिर स्कैंडियम से बड़ा कौन होगा, इट्रियम। इट्रियम से बड़ा कौन होगा बेटा, लैंथनम। लैंथनम से बड़ा कौन होगा, एक्टिनम। अरे सही है ना? ऐसे तो होगा कि नहीं होगा? अब यहां पे देखो, यहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं, लेकिन जैसे ही आप कौन से ग्रुप के एलिमेंट में जाते हो बेटा, 4b के एलिमेंट में जाते हो। किस में जाते हो, 4b। और 4b में क्या होता है, टीजरहफ। सही है ना? स्कैंडियम टीजरहफ क्या हो जाता है, टी यहां पे आएगा जिरकोनियम और यहां पे आएगा हाफनियम। बिल्कुल नो डाउट, जिरकोनियम जो है वो टिटेनियम से बड़ा होगा, जिरकोनियम टिटेनियम से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन जिरकोनियम, ये हाफनियम जिरकोनियम से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये दोनों बराबर हो जाते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये हाफनियम में, ये देखो हाफनियम लैंथनम के बाद का आता है, तो हाफनियम के आगे के जो एलिमेंट्स है उनमें होता है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, सीरियम टू लुटिडियम। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि थोड़ा और अच्छे से बता दूं बेटा? फिर अच्छे से बताने का मतलब है कि मुझे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बताना पड़ेगा, फिर बराबर है नहीं। देखो होता क्या है, देखो मैं आपको एक्सेप्शन बता, ये एक्सेप्शन है बेटा। एक्सेप्शन मतलब इसके पीछे का रीजन क्या है पता है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि यहां पे देखो ये स्कैंडियम है, सॉरी ये लैंथेनम है, लैंथेनम के बाद में आता है सीरियम, और सीरियम टू लुटिडियम लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इंपैक्ट इस हाफनियम पे होता है, तो इसकी भी साइज घट जाती है, बढ़ने के बजाय घट जाएगी। इस वजह से जिरकोनियम और हाफनियम की साइज क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। उनकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाती है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। समझ में आ रही है ना बात? अभी सिर्फ आप फैक्टर ध्यान में रख लीजिए, मतलब मैं ये बता रहा हूं, इसका मीनिंग बता रहा हूं बेटा आपको, कि जनरली का मतलब होता है कि मे हैव लॉट्स ऑफ एक्सेप्शन।
यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सेप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे तो रेगुलर ट्रेंड्स है, नो डाउट। यहाँ पे देखो पी ब्लॉक में दिख रहा है आपको कि रेगुलर ट्रेंड नहीं है, इरेगुलर ट्रेंड्स है। वही आप देखोगे कि थर्ड बी में तो रेगुलर है, लेकिन फोर्थ बी में क्या हो जा रहा है, गलत, इरेगुलर ट्रेंड्स हो जा रहा है। समझ में आ रही है ना बात, कि यहाँ पे जो साइज है वो जनरली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है बोलो, लैंथेनाइट, ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक। देखो ये वाला जो इनकी दोनों की जो साइज है वो सेम है, इन दोनों की साइज नियरली क्या है, सेम है। इसके पीछे का रीजन है बेटा, दैट इज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है, समझ में आ रहा है कि जो लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स है बेटा, दैट इज वो है सेरियम टू लुटेडियम, सेरियम टू लुटेडियम। इधर देखिए, चलिए बता ही देता हूं, इधर देखिए आप, मुझे एक बात बताइए, ये मेरे पास में लैंथेनम है, लैंथेनम एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 57। 57 के बाद में आता है सेरियम, सेरियम देखो, सेरियम एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है बेटा, 58। कितना हो जाता है, 58। अब 58 सेरियम से लेकर लुटेटियम तक एटॉमिक नंबर 71। इधर देखो, अब ये कौन से पीरियड का है, इसके लिए n इक्वल टू क्या है, 6 है, इसके लिए n इक्वल टू क्या है, 6 है। तो इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इधर देखिए, एकदम से समझ में आ जाएगा आपको, अब समझ में आ जाएगा। ये देखो ज़ेनॉन है, ज़ेनॉन में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए बेटा, 54। बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 3 बचे ना। अब मुझे एक बात बताइए, अब ये है 6 पीरियड से, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 5d में, 5d में जाएंगे ना, किस में जाएंगे बेटा, 5d। लेकिन 5d से पहले 4f आता है, तो ये 4f0। अब यहां पे क्या आएगा बेटा बोलो, 5d1, और यहां पे आएगा 6s2। ये बात सबको समझ में आ गई। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लैंथेनम का। देखो ना, डी ब्लॉक एलिमेंट है ना लैंथेनम, लैंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन 4f क्या है, इसका खाली है। और वही अगर मैं ये सेरियम की बात करूं, तो सेरियम में क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसमें 58 हो गए, तो बोलो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ज़ेनॉन, और यहां पे होगा 4f, यहां पे होगा 5d, और यहां पे क्या होगा बोलो, 6s, और ये 6s2 तो बेटा पूरा भरा होता है। अब बताइए, अब टोटल कितने के चले गए इसमें, 54। इधर देखो बेटा सालिया, ये 54 चले गए, और ये 2 कितने हो गए, 56। अब बचे कितने, 2। तो इसमें 2 के 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसमें 0 हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, 0, क्योंकि ये वाला जो है, अब ये जो सेरियम है, ये ब्लॉक एलिमेंट है, तो एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन आना चाहिए ना, किसमें आना चाहिए, एफ में। ये 0 क्यों आया मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने बोला था इसकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 0 to 1 होती है करके, बोला था कि नहीं बोला था, 0 to 1। तो यहां पे चले गए इलेक्ट्रॉन। अब ये डी भरने की बजाय अब क्या भरा जाएगा, 4f भरा जाएगा, क्योंकि दिस एलिमेंट इज बिलोंगिंग टू द एफ ब्लॉक एलिमेंट। यहां तक आते आते बोलो, यहां पे क्या हो जाएगा, ज़ेनॉन, और यहां पे होगा बोलो बेटा 4f14। क्या हो जाएगा, 4f14, और होगा 5d1, और हो जाएगा यहां पे 6s2। तो देखो ये 4f14 पूरा भर जाएगा। मतलब आपको बात समझ में आ रही है, बाहर के आउटर ऑर्बिट के ऑर्बिटल भरने से पहले अंदर के ऑर्बिटल भर रहे हैं, अंदर के ऑर्बिटल भर रहे हैं। देखो 4f1, 4f14, 4f2, 4f3, 4f14 तक के, समझ में आ रहा है ना। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे तो शील्डिंग क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इसका जो शील्डिंग होता है वो कमजोर होता है। लेकिन आप देख लीजिए, सेरियम टू लुटेटियम जाने में एटॉमिक नंबर देखो कैसे बढ़ रहा है। जब हम बाय मूविंग फ्रॉम, देखो बाय मूव फ्रॉम, बोलो कहां से, फ्रॉम सेरियम टू लुटेडियम, सेरियम टू लुटेडियम, बोलो सेरियम से लुटेडियम जाने में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना। तो एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा बेटा तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन शील्डिंग जितना बढ़ना चाहिए था उतना बढ़ रहा है क्या, नहीं ना। शील्डिंग जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ रहा है। कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये इसकी वजह से शील्डिंग तो बढ़ेगा। अरे मैं वही तो बता रहा हूं भाई आपसे कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है एफ सबशेल का। इसका कॉज क्या है, साइज बढ़नी चाहिए थी, हाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगी बेटा। अरे समझ में आ रहा है ना, क्योंकि न्यूक्लियस नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बढ़ेंगे न्यूक्लियस के अंदर तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का पुल ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड द न्यूक्लियस बढ़ेगा, तो साइज क्या हो जाएगी, घट जाएगी, साइज घटेगी। लेकिन शील्डिंग भी तो बढ़ना चाहिए, लेकिन शील्डिंग जो होता है एफ का पुअर होता है, इस वजह से यहां पे साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। साइज क्या कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सीरियम बड़ा होगा, सीरियम से बड़ा छोटा कौन होगा, सीरियम, सीरियम के बाद में, उसके बाद में जो सीरियम के बाद में प्रिसोडायमियम, नियोडायमियम, प्रोमिथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉल्मियम, इरिबियम, और बाद में लास्ट में आएगा लुटेटियम। इनकी साइज क्या होती चली जाएगी, लगातार घटती चली जाएगी। मतलब समझ में आ रहा है कि रे, इधर देखो बेटा, अगर ये बात भी आपको समझ में नहीं आ रही तो फिर प्रॉब्लम है। यहां पे लिया हमने साइज और यहां पे लिया है
एटॉमिक नंबर, मतलब Z बोलो तो Z। यहां पे देखो सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी रे? लैंथनम की। लैंथनम से छोटा कौन होगा? सेरियम। और सेरियम से छोटा प्रेसोडायमियम, नियोडायमियम, प्रोमिथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, ऐसे करके यहाँ पे सबसे छोटा जो होगा बेटा वो कौन होगा? लुटेडियम। तो देखो साइज ऐसे घटेगी, साइज ऐसे क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो साइज बढ़ रही है, घट रही है? घट रही है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन शील्डिंग जो है वो पुअर है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से तो साइज घटती है, लेकिन शील्डिंग से तो साइज बढ़ती है ना। लेकिन शील्डिंग जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ रहा है बेटा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। तो बात समझ में आ रही है? इसी को बोलते हैं बेटा हम एलसी। क्या बोलते हैं इसे? एलसी। एलसी का मतलब होता है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिक्रीज। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिक्रीज। और इसका कॉज जो है वो क्या है बेटा? बोलो। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ, बोलो, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ विच सबशेल? ऑफ एफ सबशेल। जो एफ सबशेल है उसका जो शील्डिंग है वो क्या है? पुअर है। इस वजह से क्या हो जाता है? साइज में डिक्रीज आ जाता है। साइज में क्या आ जाता है? डिक्रीज। तो उसी को क्या कहते हैं? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब लैंथेनाइड में लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो एक्टिनाइड में क्या होगा? एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब जो लैंथेनाइड है वो लैंथेनाइड में लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो लैंथेनाइट के बाद के जो एलिमेंट है उस पर भी तो कुछ ना कुछ असर होगा उसका। उसे बोला जाता है पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट। जो लैंथेनाइट के बाद के एलिमेंट है बेटा उन्हें बोलते हैं पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट। अब मुझे एक बात बताइए, ये लुटेडियम के बाद में हाफनियम आता है कि नहीं आता है? और वो इसके बाद का एलिमेंट है लैंथेनाइट की, तो उसकी भी साइज क्या हो जाएगी? घट जाएगी ना। इसलिए तो मैंने ये बोला है ना। इधर देखो, जिरकोनियम से बड़ा हाफनियम होना चाहिए था, लेकिन हाफनियम की साइज जिरकोनियम के बराबर हो जाती है। इसकी 144 पिकोमीटर है, इसकी 143 पिकोमीटर है। साइज बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहां पे बढ़ी क्या? नहीं, क्योंकि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इंपैक्ट इस हाफनियम के ऊपर हुआ, क्योंकि ये एलिमेंट लैंथेनाइट के बाद का, अरे लुटेडियम के बाद में हाफनियम आता है ना। हाफनियम, टंटालम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी, आता है कि नहीं आता है? सो यहां पे इंपैक्ट होगा। क्लियर है बात यहां पे कि लैंथेनाइट बेटा, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ लैंथेनाइट में नहीं होता है, पोस्ट लैंथेनाइट में भी उसका इंपैक्ट होता है। पी ब्लॉक तक चला जाता है, कॉलम नंबर 13 टू कॉलम नंबर 14 तक ऑब्जर्व हो जाता है, उसके बाद में नलीफाई हो जाता है। उसके बाद में क्या हो जाता है? नलीफाई हो जाता है। तो ये बात दिमाग में रहेगी आपके, समझ में आ रहा है ना? देखो मैं बेटा ये बता रहा हूं आपको कि साइज जनरली इंक्रीज का मतलब है उसमें लॉट्स ऑफ एक्सेप्शन है, उसके पीछे का रीजन भी बता रहा हूं, याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि क्यों हो रहा है करके ऐसे। तो सबको बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़े फिर अभी, और देखो कौन कौन से फैक्टर है जो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस पे क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। हाँ चलो नेक्स्ट देखो, ऑन मूविंग, बोलो बेटा। ऑन मूविंग और बाय मूविंग। बाय मूविंग लेफ्ट टू राइट, बाय मूविंग, by moving left to right in periodic tables, in periodic table, by moving left to right, left to right। अगर left to right अगर हम चले गए इन किस में, कहाँ जाना है? periodic table में। तो बोलो साइज बढ़ेगी, घटेगी, जनरली बढ़ेगी, जनरली घटेगी, जनरली डिक्रीजेस। जनरली क्या हो जाएगी? डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है ना? जनरली डिक्रीजेस। जनरली डिक्रीजेस का मतलब दे हैव एक्सेप्शन। जैसे कि आपको बताया 3D सीरीज में एक्सेप्शन है करके, बोला ना। 3D सीरीज में स्कैंडियम टू जिंक जाने में पहले साइज घटती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है और बाद में बढ़ जाती है। बाद में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पहले घटती क्यों है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट हो जाता है शील्डिंग पे, बाद में दोनों बराबर हो जाते हैं, बाद में फिर शील्डिंग डोमिनेट हो जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। तो पहले तो घटेगी, बाद में कांस्टेंट हो जाएगी, बाद में क्या हो जाएगी? मतलब ऑलवेज घटेगी क्या? नहीं बेटा, जनरली डिक्रीजेस। जनरली डिक्रीजेस। जब हम बेटा पीरियड में मूव करते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, कहां पे? पीरियड में, तो साइज क्या हो जाएगी बेटा? बाय मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, दैट इज साइज। क्या लिखेंगे आप? बोलो साइज ऑफ, किसकी साइज? एटम की साइज या आयन की साइज। बोलो जनरली, जनरली डिक्रीजेस। क्या हो जाएगी बेटा? जनरली डिक्रीजेस। बात समझ में आ रही है ना? जनरली का वर्ड का मीनिंग तो समझ में आ रहा है ना आपको? जनरली क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। जनरली क्या हो जाएगी? डिक्रीज। हाँ, हालांकि हमने ये बोला है कि लिथियम से छोटा होता है बेरिलियम, बेरिलियम से छोटा होता है बोरॉन, बोरॉन से छोटा होता है, बोरॉन से छोटा कौन होता है रे? कार्बन, कार्बन से छोटा होता है नाइट्रोजन, इससे छोटा होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से छोटा होता है फ्लोरीन, और फ्लोरीन से छोटा होता है नियॉन। नियॉन में तो आप एटॉमिक रेडियस डिफाइन ही नहीं करते, एक्चुअली इसमें वंडरवॉल रेडियस हो जाती है।
क्या हो जाती है? वंडरवॉल रेडियस। बात समझ में आ रही है? नियॉन में ये क्योंकि बॉन्ड ही नहीं बनाता ना किसी के साथ में, हाँ, लेकिन पहला नियॉन दूसरा नियॉन के साथ में हो सकता है क्योंकि ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो हम इसमें वंडरवॉल डिस्टेंस लेते हैं जो कि हालांकि इनसे ज्यादा होगा। इनसे क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये बात हटा दूं यहां से, हम बेटा जितने भी नोबेल गैस है उसमें हम वंडरवॉल डिस्टेंस लेते हैं, कोवैलेंट रेडियस नहीं लेते। समझ में आ रही है ना बात? क्योंकि वो बॉन्ड ही नहीं बनाता ना, क्योंकि बॉन्ड कब बनेगा? इलेक्ट्रॉन की लेन देन से या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। ना तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना तो इलेक्ट्रॉन वो देना चाहता है। समझ में आ गई बात? यहाँ पे क्लियर है ना बात? तो बेटा ये देखो यहाँ पे जनरल, ये तो ऑलवेज यहाँ पे डिक्रीज है, लेकिन वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट देखो आप, थर्ड पीरियड के एलिमेंट अगर देखेंगे आप तो साइज में क्या होता है? एक्सेप्शन होता है ना, साइज में क्या हो जाता है? एक्सेप्शन। निकेल क्या है? निकेल जो है हमने देखो, हमने बताया कि निकेल छोटा है। निकेल छोटा है किससे? कॉपर से। सही है, निकेल छोटा है किससे? कॉपर से, और कॉपर छोटा है जिंक से। तो देखो ना, तो बढ़ गया फिर यहाँ पे, ऐसे जाने में तो क्या हो गया? बढ़ गया। समझ में आ रहा है क्यों बढ़ गया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग ने काम नहीं किया अच्छे से, सॉरी शील्डिंग यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिग्मा, सिग्मा क्या है बेटा? ज्यादा है किससे? जेड इफेक्टिव से। इसलिए साइज निकेल से ज्यादा कॉपर की होगी, कॉपर से ज्यादा किसकी होगी? जिंक। अरे निकेल से छोटा कॉपर होना चाहिए था ना, और कॉपर से छोटा जिंक होना चाहिए था, लेकिन कॉपर और जिंक जो है वो निकेल से बड़े हैं। ये सबसे छोटा है उसके पीरियड में। डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? डी ब्लॉक की। क्यों? क्योंकि यहां पे शील्डिंग ज्यादा है किससे? जेड इफेक्टिव से। अब समझ में आ गया या नहीं आया? समझ में आ गया बेटा? क्लियर है या नहीं है? चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। हाँ, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल बोलो कि नहीं समझ में आया करके, ठीक है? हाँ, चलिए इधर देखिए। अब बेटा बात करेंगे, नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी, दैट इज मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा बॉन्ड, एक से ज्यादा बॉन्ड। अगर किसी दो एटम्स के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड है बेटा, घटेगी। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? घट जाएंगे। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। कौन सा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है बेटा? डोका की सिचुएशन में, मतलब जितना वो पास आ सकते थे अब उससे ज्यादा पास नहीं आ सकते, तो उसी डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। उसी को हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बॉन्ड लेंथ। जैसे कि मैंने हाइड्रोजन के केस में बॉन्ड लेंथ बताया था 0.74 एंगस्ट्रॉम, बताया कि नहीं बताया? अगर दो एटम के बीच में बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे तो उनकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ अगर छोटी होगी तो एटॉमिक रेडियस छोटी हो जाएगी ना रे। देखो दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, जैसे ही बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? और घट जाएगी। मतलब बॉन्ड लेंथ अगर घटेंगी तो एटॉमिक रेडियस ऑटोमेटिकली घटना शुरू हो जाएगी ना, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? छोटी हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो मल्टीप्लिसिटी इन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज समझ में आ गया? जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसकी एटॉमिक साइज ज्यादा होगी, जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी उसकी एटॉमिक साइज कम होगी। मतलब जिसमें मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी इन बॉन्ड ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, बॉन्ड लेंथ जिसकी कम होगी उसकी एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो बेटा, जैसे अगर हम बात करें कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ले लेते हैं। अगर मैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की अगर बात करूं तो इसमें बॉन्ड लेंथ जो हो जाती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। जैसे ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, जैसे ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाए तो बॉन्ड लेंथ हो जाती है 1.36 एंगस्ट्रॉम। कितनी हो जाती है? 1.36 एंगस्ट्रॉम। जैसे ही कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो बॉन्ड लेंथ हो जाती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये हो जाती है बेटा 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो सबको समझ में आ रहा है कि देखो सिंगल बॉन्ड था तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, डबल बॉन्ड हो गया तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो बॉन्ड लेंथ और कम होगी। बॉन्ड लेंथ कम होना मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स कम होना, मतलब एटॉमिक साइज डिक्रीज होना। तो दिख रहा है ना आपको? मल्टीप्लिसिटी इन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी समझ में आ रहा है कि आपको? मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज्यादा। नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन द एटम्स, दैट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन द एटम व्हिच इज कॉल्ड एज द बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। एक बॉन्ड होगा, दो बॉन्ड हो गए, तीन बॉन्ड हो गए, तो मल्टीप्लिसिटी इन बॉन्ड मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन द एटम्स बढ़ना, उसे कहते हैं बेटे मल्टीप्लिसिटी इन बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, देखो ना 1.524 पिको, दैट इज एंगस्ट्रॉम है, दैट इज 154 पिकोमीटर भी बोलते हैं उसे। और यहाँ पे कार्बन कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड है तो 136 पिकोमीटर या 1.36 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया? और यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की कितनी है? 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो समझ में आ रहा है नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन एटम्स बढ़ेंगे
तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, बॉन्ड लेंथ घटेगी तो एटॉमिक साइज घटेगी। मतलब यहां पे मैंने लिख के दिया है कि मल्टीप्लिसिटी इन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज या बॉन्ड लेंथ बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? बॉन्ड लेंथ। क्लियर है सबको? आगे सबको समझ में? देखो सारे फैक्टर बेटा दोबारा से हो गया या फिर 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, कुछ फैक्टर तो रिपीट हो चुके हैं, कुछ फैक्टर रिपीट हो जाएंगे। सो दिस आर ऑल अबाउट द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में एटॉमिक रेडियस सबको समझ में आ गया। एटॉमिक रेडियस सिर्फ बॉन्डेड स्टेट में डिफाइन होगी, अनबॉन्डेड स्टेट में, फ्री स्टेट में, आइसोलेटेड स्टेट में डिफाइन नहीं होगी। एटॉमिक रेडियस के टोटल 4 टाइप्स है, कोवैलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस, वंडर वॉल रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। मेटल में जो मेटल में जो बॉन्ड होता है मेटालिक बॉन्ड, नॉन मेटल में जो बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और मेटल नॉन मेटल में जो होता है उसे बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है बात? अब बात करें अब आयोनाइजेशन एनर्जी। थोड़ा सा टॉपिक लूंगा 10-15 मिनट का, आयोनाइजेशन एनर्जी, बाकी का बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो इधर देखो बेटा, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? चलो बताइए मुझे क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, या बेटा इसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी और ओए इधर देख बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी कब बोलते हैं? पहले मैं इसे आयोनाइजेशन एनर्जी बोलूंगा या इसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। बच्चों को कंफ्यूज होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कब बोलना है और आयोनाइजेशन एनर्जी कब कहना है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी कब कहना है। इधर देख लीजिए, इधर देखो बेटा, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, बाद में बात करेंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, आराम से देख लीजिए आप, एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, to remove the electron from isolated gaseous atom। अब ये क्या है? isolated gaseous atom, बेटा एटम जो है वो कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? गैसियस होना चाहिए। आइसोलेटेड नहीं है तो आइसोलेटेड बनाओ पहले उसे, गैसियस नहीं है तो पहले गैसियस बनाओ, सॉलिड है तो गैस में कन्वर्ट से कुछ भी करो, पर उसे गैस में कन्वर्ट करो। अगर लिक्विड है तो पहले उसे गैस में कन्वर्ट करो। तो आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब फ्री, उसके साथ में कोई नहीं होना चाहिए, ना ही उसके ऊपर किसी के साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, ना ही किसी के साथ में बेटा उसका रिपल्शन होना चाहिए, वो एकलौता एक होना चाहिए, तभी उसे क्या बोलेंगे आप? दैट इज आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब मुझे एक बात बताइए आप, आइसोलेटेड गैसियस एटम में से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे कहते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन बिफोर द आइसोलेटेड गैसियस एटम होता क्या है ये देख लीजिए आप, होता क्या है पहले इसको समझिए। मेरे पास में कोई एक एटम है ए, तो एक एटम जो है ए है बेटा किसी सब्सटेंस का होगा ना, किसी एलिमेंट्स का होगा। अगर किसी सब्सटेंस का है या किसी एलिमेंट का है तो क्या उसमें एक ही एटम होगा? नहीं, उसमें तो हजारों लाखों एटम्स होंगे कि नहीं होंगे? तो चलिए हमने मान लिया कि मेरे पास में एक कोई लैटिस है, एक लैटिस है, मतलब जिसके अंदर, लैटिस का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटम है। लैटिस का मतलब ऐसे समझिए अंगूरों का गुच्छा समझिए आप, अंगूरों का गुच्छा होता है ना, उसमें छोटे अंगूर होते हैं और वो छोटे अंगूर मिलके क्या बना देते हैं? गुच्छा बना देते हैं। ठीक है, हाँ चल बोले सर, ये मत बोल देना कि सर बहुत आज खाने पीने की बातें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, हमारे पास ये एक लैटिस बना रहा हूं आपके लिए। चलिए इधर देखिए, हाँ नमक का भी बेटा लैटिस होता है, जो सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट NaCl, NaCl का भी बेटा लैटिस होता है, उसके अंदर भी Na+Cl-, Na+Cl- आपस में जुड़े होते हैं। एक बेहतरीन सी इमेज बताऊंगा आपकी, थोड़ा 1-2 दिन वेट कीजिए, आप उसका NaCl का क्रिस्टल ही ड्रॉ करके बताऊंगा आपको। ये मेरे पास A है, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास A है, ये भी मेरे पास A है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। चलो ठीक है, इधर देखो, इसे बोलते हैं लैटिस। इसे क्या बोलते हैं? लैटिस। अगर मैं, अब मुझे एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले तो वो एनर्जी इस एटम को बाहर निकालने में खर्च हो जाएगी ना, और बाद में कुछ बची कुची एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो जाएगी। तो क्या मैं इससे यहां से सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन कर सकता हूं? नहीं ना, पहले तो जो हमने अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है, मान लीजिए बेटा हमने मान लीजिए x किलोजूल एनर्जी दी है, तो इस x किलोजूल से क्या होगा? इस लैटिस से पहले एटम निकलेगा, मतलब ये एटम निकला,
और ये मान लीजिए गैसियस हो गया, ये क्या हो गया, गैसियस। अब इस गैसियस एटम से जो मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब मान लीजिए y किलो जूल से, y किलो जूल एनर्जी लगेगी, तो तब बाद में इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर, एक बोलो, दो बोलो, तीन बोलो, चार बोलो, कोई बात नहीं, एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर। तो इससे हम इस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कहते बेटा, ये वाली एनर्जी जो है ना उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है ना? अगर आपने डायरेक्ट अगर सप्लाई कर दी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? नहीं, उसमें से कुछ एनर्जी तो यहां पे खर्च हो जाएगी ना। इस लैटिस से, इस क्रिस्टल से उस एटम को निकालना है, यहां से मुझे इस एटम को बाहर निकालना है, तो एटम को निकालने के लिए एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना। अरे वो दो एटम जो है, या दो से ज्यादा एटम एक में से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं ना, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तभी तो आप इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ पाओगे। समझ में आया? तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, उसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कहते कि सर ये भी आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं। पहले तो बेटा उस क्रिस्टल से क्या करना है, उस एटम को बाहर निकालना है, तो जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे कहते हैं बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। ओए तू इधर ध्यान दे, नहीं तो बोलेगा सर कि सर ने लेक्चर नहीं भेजा करके फिर बाद में, ठीक है, इधर देख ले पहले तू। हाँ, तो ये बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी इसे नहीं कहते। वो बोलता है कि सर यहाँ पे भी अच्छा नहीं समझ में आता, घर पे जाके अच्छा समझ में आता है ना? हाँ, तो फिर यहाँ पे ध्यान देने का कोई जरूरत ही नहीं फिर, है ना? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं बेटा, यहाँ पे ध्यान दो। क्यों? आप मैं देखो, वो रिकॉर्ड करने का मकसद क्या है कि अगर होगी तो वो 1.5x पे चला के आराम से जो 1 घंटे का लेक्चर है उसे कम से कम 15 से 20 मिनट में देख सकता है वो। अब यहाँ पे भी आप 1 घंटा बैठ रहे हो, घर पे जाके भी 1 घंटा उसके ऊपर डबल वो कर रहे हो। समझ में आ रही है ना? कोई मूवी थोड़ी है वो बार बार देखेंगे एकदम इंटरेस्टिंग ऐसी करके, ठीक है? ऐसा है क्या? नहीं ना बेटा। चलिए इधर देख लीजिए। तो यहीं पे मेरा बोलने का मकसद यह है बेटा कि यहीं पे आप फोकस कीजिए, यहीं पे अटेंशन दीजिए, क्योंकि वहां पे तो मैं आपके सामने नहीं ना, यहाँ पे आपके सामने एकदम, ठीक है? तो थोड़ा यहीं पे ध्यान दीजिए कि ये जो है ये आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होगी, ये आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। क्लियर है बात यहाँ पे? तो अब सबको समझ में आ गया होता है। तो जब बेटा वो किसी मैटर के साथ में या लैटिस में होता है तब उसे आइसोलेटेड नहीं कहते, उसे खींच के बाहर निकालना पड़ता है पहले, और वो एनर्जी जो खींच के बाहर निकालने की लगती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कहते। अब वो जो एटम निकाला गया है बाहर, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, हाँ, अगर वो सॉलिड है तो पहले उसे गैसियस बनाओ, सॉलिड है तो क्या बनाओ उसे, गैसियस, तभी उसे क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड। तो देखो इधर, यहां पे देखो बेटा, ये मेरे पास में गैसियस एटम है, ये इसे ही बोलते हैं हम आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब फ्री, आइसोलेटेड का मतलब फ्री। पहली बात तो गैसियस है, सॉलिड होगा तो पहले गैस बनाएंगे। सबको समझ में आ रहा है ना? अब इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या निकाला बेटा, इलेक्ट्रॉन निकाला इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां पे ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मैंने एनर्जी दी है उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब सबको समझ में आ रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी देखो मेजर किस में करते हैं, इट मेजर इन इलेक्ट्रॉन होल्ड। इलेक्ट्रॉन होल्ड ज्यादा लंबा हो गया, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल्ड पर एटम, इलेक्ट्रॉन होल्ड पर एटम। एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन होल्ड एनर्जी देनी पड़ेगी, या जूल पर मोल बोल दीजिए, या फिर जूल पर मोल से भी निकाल सकते। एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, 1 मोल ऑफ एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे कहते हैं हम जूल पर मोल में बोलते हैं, या फिर क्या बोल दीजिए आप, जूल पर मोल, जूल पर मोल। तो बात समझ में आ रही है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन होल्ड पर एटम में या फिर किस में होती है, जूल पर मोल में। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी निगेटिव हो सकती है? क्या आयोनाइजेशन एनर्जी निगेटिव हो सकती है? आयोनाइजेशन एनर्जी निगेटिव हो सकती है क्या? पॉजिटिव होगी, लेकिन क्या होता है कुछ केसेस में वो निगेटिव भी होती है, जैसे कि आयन के केस में। एटम के केस में तो हमेशा पॉजिटिव होगी, एटम होगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखो यहां से यहां पे जाने में, यहां से यहां पे जाने में, इधर देख लीजिए बेटा, अगर एटम का केस है, किसका केस है, एटम का, ये एटम है मेरे पास में, ए गैसियस, इस ए गैसियस से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और प्लस हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी से निकला है, आयोनाइजेशन एनर्जी से, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मुझे एक बात बताइए, जब ये ए गैसियस है, ए प्लस में कन्वर्ट, ये भी तो गैस होगा, अरे ये भी तो क्या हो जाएगा, गैस ही होगा, ये भी तो क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा।
अब जब ए प्लस में गया, ए प्लस में गया, इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने, और इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से निकाला है हमने उसे क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो शुरुआत में जब हमने एनर्जी नहीं दी थी किसे? ए को, तो इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, अरे होगी कि नहीं होगी? अब मुझे बताइए ये रिएक्टेंट साइड में, ये प्रोडक्ट साइड में, तो इसे बोलते बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो इसने ए जब ए प्लस में गया तो एनर्जी अब्सॉर्ब किया उसने या रिलीज किया? अब्सॉर्ब किया। तो इसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो इस सीन में मुझे एक बात बताइए, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द एंथैल्पी ऑफ क्या है? रिएक्टेंट है या नहीं है? अरे है या नहीं है? अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा उसे बोलते डेल्टा एच, और डेल्टा एच होता है बेटा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। सो डेल्टा एच ज्यादा कौन है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ज्यादा में से कम घटा है तो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आएगा रे? अरे यार इधर देखो आप, हाँ क्या हो गया? ये देखो यहां पे बताता हूं, ये बेटा एनर्जी, ये क्या है? एनर्जी ऐसे बढ़ेगी। ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन ऐसे प्रोग्रेस कर रही है, रिएक्शन इस डायरेक्शन में प्रोग्रेस करिए। अब बोलो किसका कन्वर्शन किस में हुआ? ए का कन्वर्शन ए प्लस में हुआ। तो ए की एनर्जी कम है कि ज्यादा है? कम है। ए की एनर्जी क्या है? और उसने अब्सॉर्ब किया ना, उसने क्या किया? अब्सॉर्ब किया। समझ में आ गया? आप चुपचाप खड़े थे बेटा, आप चुपचाप खड़े थे, कोई आया और 2-4 लगा के दे दिया आपको, तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी? एकदम से बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना, अरे खून खौल जाएगा ना आपका, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना एनर्जी। हाँ नहीं बढ़ेगी क्या? हाँ बढ़ेगी। अब देखो आप, ये ए था बेटा मेरे पास, ये क्या था? ए था, यहां था, ये यहां पे था ए। अब देखो जैसे ही बेटा उसने एनर्जी अब्सॉर्ब किया तो एनर्जी बढ़ गई, और ये देखो ये क्या हो गया बेटा यहाँ पे? ए प्लस। ए क्या हो जाएगा? ए प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ए प्लस। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब देखो ना, ऐसे बता रहा हूं ना, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हुई है? अब्सॉर्ब हुई है। अरे बढ़ गई ना, देखो ना, पहले क्या थी? कम थी, अब क्या हो गई? बढ़ गई। इधर देखो, टाइम मत देखो, इधर देखो बेटा, पहले कम थी अब क्या हो गई? बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि एनर्जी क्या किया? अब्सॉर्ब किया। और जब एनर्जी अब्सॉर्ब होती है तो बेटा इनके बीच का डिफरेंस बोल रहा हूं, इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बोल रहा हूं मैं, ये वाला जो डिफरेंस है ना, ये वाला, इस डिफरेंस को कहते हैं डेल्टा एच। क्या बोलते हैं इसे? डेल्टा एच। या अगर ये आयोनाइजेशन में हो रहा है तो इसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहां पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, क्योंकि प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम है, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो डेल्टा एच क्या आ गया यहाँ पे? पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव आता है तो उसे बोलते हैं बेटा एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब, सॉरी एक मिनट गलत हो गया, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, ओके ओके, वेरी गुड। क्या होगा बेटा? एंडोथर्मिक होगा। एंडो का मतलब है हीट क्या हो रही है? अब्सॉर्ब हो रही है। क्या हो रही है? अब्सॉर्ब हो रही है। एंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है इन, एंटर। एंडो का मतलब होता है एंटर, मतलब अब्सॉर्ब। एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, अंदर आ रही है। अगर अंदर आ रही है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? एंडोथर्मिक। और बाहर जा रही है तो एक्सोथर्मिक। समझ में आया ना? क्लियर है? अगर ग्राफ ऐसे होगा, बस खत्म कर रहा हूं, इधर देखो अब, हाँ चलो इधर देखो, अगर ग्राफ ऐसे होगा बेटा, ये मेरे पास ए है, ये क्या है? ए है। ए किस में जा रहा है? इधर देख लो पहले, ए किस में जा रहा है? ए प्लस में। अगर ग्राफ ऐसे हो जाए, ये चला गया ए प्लस में, तो देखो यहां पे, बोलो डेल्टा एच पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। डेल्टा एच क्या हो गया? नेगेटिव। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं इसे? एक्सोथर्मिक। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो जो इलेक्ट्रॉन के लेन देन में जो एनर्जी रिलीज और अब्सॉर्ब हो जाती है उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन के बेटा रिलीज में, इलेक्ट्रॉन के निकलने में, एक तो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, एक तो एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। लेकिन एटम के केस में हमेशा अब्सॉर्ब होती है। एटम अगर न्यूट्रल एटम है तो उसमें निकालने के लिए एनर्जी क्या होगी बेटा? ऑलवेज रिक्वायर्ड होगी। मतलब इस केस में अगर मैं एटम की बात कर रहा हूं तो इसमें डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन कैसे होगा पॉजिटिव? ऑलवेज पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात ध्यान में रखना। हाँ, वो अगर कोई आयंस है, जैसे कि बेरिलियम ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, इलेक्ट्रॉन जो है नहीं लेना चाहता बेरिलियम, जबरदस्ती डाल दिया हमने उसके। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन बेटा नहीं लेना चाहता, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस लगा के जबरदस्ती उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घुसेड़ दिया हमने, नहीं लेना, इच्छा नहीं है उसके लेने की, तो जब कभी भी मौका मिलेगा इलेक्ट्रॉन दे देगा। समझ में आ गई ना? देखो ये बेरिलियम था, ये क्या था? बेरिलियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2। स्टेबल है कि अनस्टेबल है? इलेक्ट्रॉन लेना चाहता क्या?
नहीं लेना है, जबरदस्ती डाल दिया हमने इलेक्ट्रॉन। जबरदस्ती जैसे इलेक्ट्रॉन डाला बेटा तो अब ये क्या हो गया बोलो, बेरिलियम माइनस, और बेरिलियम माइनस जैसे ही हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2p1। अब बताइए 1s2 ज्यादा स्टेबल था कि ये स्टेबल है? 1s2 ज्यादा स्टेबल था, तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा फिर, कि लेना चाहेगा? नहीं ना, ये देना चाहेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा बोलो, बेरिलियम। अब देखो 1s2 तो बताओ इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में स्टेबल हुआ, इलेक्ट्रॉन देने के बाद में क्या हो गया, स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा है या नहीं है इसकी? है। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो एनर्जी रिलीज कर देगा फिर, क्योंकि एनर्जी कम करेगा तभी तो स्टेबिलिटी आएगी। अरे समझ में आ रहा है ना? तो इस केस में, बेरिलियम आयन के केस में बोल रहा हूं, बेरिलियम आयन के केस में बेटा डेल्टा एच, दैट इज डेल्टा एच, ये क्या हो जाता है बोलो, लेस देन जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? लेस देन जीरो। तो अगर आपको एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछा तो मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर है बात? यहां पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटा डिफरेंस है, और आयोनाइजेशन एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी काम करती है उसी को क्या कहते हैं हम, आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है? दोनों को कल, मतलब कल तो ठीक है, कल तो नहीं होगा बेटा, मंडे को होगा लेक्चर। क्या मंडे को टेस्ट देते आप? फिर संडे को देते क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तनिष बंद कर दे दो। मुझे एक बात बताइए, क्या ये आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट कर दूं, बाद में टेस्ट लो? ठीक है, देखो कैसा है फिर, देखो जो